वेलकम टू देव की सिविल एकेडमी। देव की सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारे यहाँ पे लेक्चर रहने वाला है, हम देख के चलेंगे उत्तराखंड का प्रथम राजवंश या फिर जिसे हम कहते हैं चंद राजवंश। ठीक है जी। हमने इससे पहले बात की थी किस तरीके से जो उत्तराखंड का स्वरूप है, भौगोलिक स्वरूप की हमने वहाँ पे बात करी थी। कौन कौन से राजा महाराजा यहाँ पे वंश चले हुए थे उनकी हमने यहाँ पे चर्चा की थी। उसी क्रम में हमने कहा था कि कत्यूरी वंश चला था और उसके बाद जस्ट जब कत्यूरी वंश का पतन हुआ उसके बाद हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला चंद वंश। ठीक है, किस तरीके से चंद वंश आया और यहाँ पे जो चंद वंश का जो संस्थापक है जिसे हम सोमचंद के नाम से जानते हैं, क्या क्या उसने यहाँ पे कार्य किए, उन सभी विषयों की आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले देख रहे थे कि चंद वंश की जो आया चंद वंश, उससे पहले आखिर उत्तराखंड की स्थिति क्या थी। ठीक है जी। तो थोड़ा सा समझ के चलते हैं। हम जानते हैं चंद वंश आने से पहले यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में था कत्यूरी वंश। ठीक है, तो जब हमारे उत्तराखंड में कत्यूरी शासन था, ठीक है, जब कत्यूरी वंश हमारे उत्तराखंड में चल रहा था तो उस समय जो उत्तराखंड का जो कुछ भौगोलिक स्वरूप था, ठीक है, जो मैं इस तरीके से यहाँ पे समझा के आपको चलने की कोशिश करता हूँ। तो जो ये हमारा यहाँ पे चंपावत वाला एरिया था, ठीक है, जिसे हम उस समय पे काली कुमाऊं नाम से जानते थे। ठीक है, काली कुमाऊं नाम से हम इसे जाना करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास राजा रहा करता था वो यहाँ पे रहा करता था कौन? वीरम देव। कौन? वीरम देव, या फिर इसी को ही हम वीर देव भी कहते हैं। इसके बाद इससे ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे एरिया आता था ये से हम कहते थे अस्कोट का एरिया। ठीक है, अस्कोट वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास शासन यहाँ पे रहा करते थे उस समय, तो यहाँ पे हमारे पास उस समय रहा करते थे कौन? यहाँ पे रहा करते थे शालिवाहन। ठीक है, कौन? शालिवाहन। अच्छा जी, ठीक। इससे ऊपर हमारे पास यहाँ पे आती है सीरा घाटी। ठीक है जी, यहाँ पे आती है हमारे पास सीरा घाटी, पिथौरागढ़ वाला एरिया। तो यहाँ पे जो हमारे पास सीरा घाटी हमारे पास देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे हमारे पास जो देखने के लिए मिलते थे वो मिलते थे कौन? रैका यहाँ पे देखने के लिए हमें मिलते थे। ठीक है, जो रैका जाती है यहाँ पे वो निवास करती थी। और इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे आती है शोर घाटी। ठीक है, शोर घाटी जो हमारे पास यहाँ पे आती थी, यहाँ पे हमारे पास राज जो करते थे वो यहाँ पे करते थे कौन? बम राजा। ठीक है जी, बम राजा यहाँ पे शोर घाटी पे राज किया करते थे। और यहाँ पे इसी के बाद जो हमारे पास यहाँ पे पाली पछाव वाला जो एरिया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, पाली पछाव वाला जो हमारे पास एरिया है, यहाँ पे जो राज हुआ करता था, यहाँ पे जो राज चला करता था वो यहाँ पे रहते थे कौन? रावत राजा। ठीक है, रावत राजा का। अब समझ के चलते देखिए, तो जब कत्यूरी वंश का जो अंतिम राजा है, जब कत्यूरी वंश का, मैंने कहा कत्यूरी वंश का अंतिम राजा, इसकी हम देख के चलेंगे यहाँ पे कहानी। ठीक है, कत्यूरी वंश का जो अंतिम राजा हमारे पास था, जिसका नाम हम जानते हैं क्या था? जिसका नाम हमारे पास था ब्रह्मदेव। ठीक है, कौन था? ब्रह्मदेव। तो भैया कत्यूरी वंश का अंतिम राजा है, इसका मतलब ये है कि भैया जब इसका पतन हुआ होगा तभी तो हमारे पास अगला चंद वंश आएगा। ठीक है, जब कत्यूरी वंश के अंतिम राजा ब्रह्मदेव का पतन होगा तब हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कौन सा वंश? चंद वंश। ठीक है, तो समझ के चलता थोड़ा सा यहाँ पे कि ब्रह्मदेव राजा कैसा था, आखिर क्यों इसका यहाँ पे पतन हुआ और कैसे यहाँ पे चंद वंश की स्थापना हुई। ठीक है जी, तो पहले यहाँ पे बात करके चलते हैं जो हमारे पास ब्रह्मदेव जो था, ठीक है, कत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, ये हमारे पास क्या था? ये बहुत ज्यादा अत्याचारी शासक था। ठीक है, क्या कहा मैंने? ये था भैया क्या? अत्याचारी शासक था। कौन था? ब्रह्मदेव। ठीक हो गया। तो भैया जो ब्रह्मदेव था, मैंने क्या कहा? ये क्या था? अत्याचारी शासक था। ठीक है, और यहाँ पे जो इसके बारे में बात बोली जाती है वो बोली जाती है कि इसने अपनी जो इसकी यहाँ पे सगी मामी थी, ठीक है, इसने अपनी सगी मामी, जिसका नाम यहाँ पे आता है तिलोत्तमा देवी। ठीक है, तिलोत्तमा देवी से क्या की? इसने जबरन शादी कर दी, यानी जबरदस्ती इसने अपनी मामी के साथ क्या कर दी? सगी मामी के साथ इसने यहाँ पे विवाह रचाया। ठीक है, ये इतना अत्याचारी राजा था, इसको डर था कि भैया इसके प्रजा में से ही कोई इससे क्या ना कर दे? मार ना दे, या फिर जो इसके रसोइये थे वो इसके खाने में कुछ यहाँ पे मिला ना दे।
काफी हर एक कदम पे इसको यहाँ पे अपनी मौत का भय सताता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक प्रथा भी चलाई जिसे यहाँ पे हम बोलते हैं कौन सी, जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं, अच्छा यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपने जब पुरानी आप कोई मूवी या फिर कोई सीरियल आप देखते हैं तो आप देखते होंगे वहां पे जो राजा महाराजा थे उनको यहाँ पे पालकी में ले जाया करते थे। ठीक है, तो पालकी में जब उनको ले जाया करते तो यहाँ पे इसने जो प्रथा चलाई थी वो चलाई थी कौन सी, पालकी बंद प्रथा, यानी समझ ही चलते हैं क्या थी। तो इसको जब अपनी मौत का इतना भय सताने लगा तो इसने क्या कर दिया भैया कि जब ये पालकी में जाता था, ठीक है, जब ये क्या करता था पालकी में जाता था तो इसको पालकी में ले जाने वाले जो लोग यहाँ पे इसके प्रजा के रहते थे उनको क्या कर देता था, ये पालकी से बांध दिया करता था। ठीक है, उनको पालकी से बंधवा दिया करता था इस भय से कि इसको भय था कहीं ये पालकी सहित इसको कहीं नीचे ना फेंक दे। ठीक है, इतना भय इसको अपनी मौत का सताने लगा था, इतना अत्याचारी राजा ये हो चला था। तो इसने यहाँ पे पालकी बंद प्रथा भी इसने चलाई। साथ ही साथ जब यहाँ पे इतना भय इसको सताने लग गया था तो क्या हुआ, जब राजा इससे काफी ज्यादा क्या होने लग गई थी, इससे बहुत ज्यादा इससे यहाँ पे प्रताड़ित हो गई थी, बहुत परेशान हो चली थी इसकी पूरी प्रजा। तो भैया अंत में क्या फैसला लिया गया कि भाई इसकी मौत के साथ साथ, इसकी मौत के साथ साथ यहाँ पे, इसकी मौत के साथ साथ यहाँ पे अपने 2 सैनिकों को भी अपने यहाँ पे जान गंवानी पड़ी। क्यों, क्योंकि भैया उन्होंने जब पालकी से वो जा रहा था तो क्या कर दिया गया, उनको बांधा गया पालकी से। ठीक है, तो पालकी से भैया खुल पाना इतना आसान नहीं था तो उसने क्या कर दिया भैया, उन्हें समझ में आ गया कि भैया इस राजा को अगर मारना है तो हमें अपनी जान गंवानी पड़ेगी और ठीक हमें भी पालकी के साथ नीचे खाई में जाना होगा। तो इसके साथ यहाँ पे जो ब्रह्मदेव था यानी कत्यूरी शासन का जो अंतिम राजा था, इस तरीके से इसकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा भैया कत्यूरी वंश का अंतिम जो शासक था किस तरीके से यहाँ पे कत्यूरी वंश का पतन हुआ। ठीक है, लेकिन जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, हम बात करके चलेंगे यहाँ पे भैया किसकी, चंद वंश की। ठीक है, अब समझ के चलते हैं कि किस तरीके से चंद वंश का यहाँ पे जो स्थापना यहाँ पे उत्तराखंड में हुई। ठीक है, हम जानते हैं जो हमारे पास ये उत्तराखंड का मैप है, इसमें भैया पूरी भाग जो हमारे पास कुमाऊं का होता है और जो पश्चिमी भाग है ये हमारे पास गढ़वाल का होता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे समझ के चल, देखिए जब यहाँ पे क्या हो गया, जब ब्रह्मदेव की यहाँ पे मृत्यु होगी तो जो कत्यूरी वंश था ये क्या हो गया भैया, भिन्न भिन्न टुकड़ों में यहाँ पे बिखर गया। और यहाँ पे जब ये बिखर गया तो यहाँ पे क्या हो गया, कुमाऊं वाले एरिया में क्या हो गए, बट गए। ठीक है, कुमाऊं वाले एरिया में क्या हो गए, ये बट गए, यानी भिन्न भिन्न स्थान पे जाके ये रहने लगे। ठीक है, अब समझ के चलते, देखिए जब क्या हो गया, यहाँ पे जो कत्यूरी वंश का एक जो यहाँ पे शासक था, ठीक है, अत्याचारी शासक तो अंतिम राज्य यही था, लेकिन इसके बाद जो यहाँ पे ऐसी इसके सामंत हुआ करते थे, इससे छोटे जो यहाँ पे राजा हुआ करते थे, उसमें से एक नाम हमारे पास आता है कौन, उसमें से एक नाम आता है बीरमदेव सेकंड। ठीक है, बीरमदेव सेकंड या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्मदेव सेकंड। तो ये ब्रह्मदेव सेकंड कहां आकर रहने लग गया भैया, ये बसने लग गया कहां, काली कुमाऊं वाले एरिया, यानी जिससे हम जानते हैं वर्तमान में चंपावत के नाम से। ठीक है, तो इस एरिया में ये आकर रहने लग गया। अच्छा, अब तो भैया यहाँ पे सोमचंद की एंट्री होती है, यहां से सोमचंद की एंट्री होती है, लेकिन उस एंट्री के साथ यहाँ पे हमें 3 मत देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, बात करके चलते हैं सोमचंद, हम जानते हैं सोमचंद ही चंद वंश का संस्थापक था, तो इसकी एंट्री के साथ मैंने कहा हमें 3 मत देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 थ्योरी आ जाती है कि किस तरीके से चंद वंश में सोमचंद की एंट्री होती है, किस तरीके से सोमचंद आता है, तो इसको लेके हमारे पास यहाँ पे 3 थ्योरी आती है। ठीक है, पहला हमारे पास आता है भैया अजय रावत की। ठीक है, पहला हमारे पास आ जाता है कौन सा, अजय रावत की। ठीक है, अजय रावत, तो भैया पहला आ जाता है अजय रावत की। दूसरा जो थ्योरी आती है हमारे पास वो आती है एडकिंसन की। ठीक है, पहली थ्योरी आती है अजय रावत की, दूसरी आती है एडकिंसन की, और तीसरी जो हमें थ्योरी देखने के लिए मिलती है वो मिलती है भैया किसकी, बीडी पांडे की। ठीक है, बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे की हमें यहाँ पे 3 यहाँ पे जो थ्योरी है वो देखने के लिए मिलती है, किसको लेके, सोमचंद की एंट्री को लेके। ठीक है, भैया जो अजय रावत है, ठीक है,
अजय रावत क्या कहते हैं? अजय रावत कहते हैं भैया यहाँ पे सन, ठीक है, अजय रावत कहते हैं सन 1080 में, ठीक है, 1018 में, सॉरी 1018 में क्या होता है जो हमारे पास अजय रावत बताते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, सन 1018 में जो सोमचंद है भैया, जो सोमचंद है इस पे क्या हो जाता है भैया, आक्रमण हो जाता है, किसका? मोहम्मद गजनवी का, ठीक है, मोहम्मद गजनवी का इस पे आक्रमण हो जाता है। और जो सोमचंद है भैया ये अपनी जान बचाने के लिए शरण में जाता है किसके? वीरमदेव सेकंड, यानी कुमाऊं पे जाके वीरमदेव सेकंड के शरण में चला जाता है अपनी जान बचाने के लिए। कौन? सोमचंद, ठीक है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं भैया अजय रावत, ठीक है। अजय रावत कहते हैं भैया 1018 में क्या होता है, जो सोमचंद है उस पर आक्रमण हो जाता है मोहम्मद गजनवी का, और ये अपनी जान बचाने के लिए कहां पहुंच जाते हैं? ये पहुंच जाते हैं कुमाऊं में, काली कुमाऊं के वीरमदेव सेकंड के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब लेकिन भैया एटकिंसन कुछ और कहते हैं। एटकिंसन हमसे कहते हैं कि भैया सन, ठीक है, एटकिंसन कहते हैं सन 953 में, ठीक है, सन 953 में क्या होता है, जो ये हमारे पास सोमचंद है, ठीक है, जो सोमचंद है ये कन्नौज में, ठीक है, एक कन्नौज एक जगह पड़ती है, अभी समझा के चलता हूं। कन्नौज में क्या है, ये एक हमारे पास राजा का नाम आता है यहाँ पे, जिसका नाम होता है भैया क्या? चंद्रपाल, जिसका नाम होता है चंद्रपाल। तो एटकिंसन कहते हैं भैया कन्नौज में चंद्रपाल का भाई था कौन? सोमचंद, भाई था कौन? सोमचंद, सोमचंद, ठीक है। एटकिंसन क्या कहते हैं हमसे? एटकिंसन कहते हैं भैया 953 ईस्वी के आसपास कन्नौज में एक शासक हुआ करता था कौन? चंद्रपाल, उसका भाई था कौन? सोमचंद। सोमचंद पे किसी का आक्रमण नहीं हुआ था, ये क्या था भैया? चंद्रपाल का भाई था, ठीक है। ये भ्रमण करते करते यहां पहुंचा और इस तरीके से इसने अपने यहां पे वंश का स्थापना की, ऐसा बताते हैं हमें एटकिंसन, ठीक है। तीसरा नाम आता है हमारे पास बीडी पांडे का, ठीक है। जो तीसरा नाम हमारे पास आता है बीडी पांडे का, तो समझ के चलते भैया बीडी पांडे क्या कहते हैं, तो बीडी पांडे कहते हैं भैया सन 700 ईस्वी में, सन 700 ईस्वी में इलाहाबाद में एक गांव पड़ता है भैया जिसका नाम है क्या? झूसी। इलाहाबाद के झूसी नाम के गांव में, ठीक है, इलाहाबाद के झूसी नामक गांव से, ठीक है, एक बंदा भैया क्या आता है? कुमाऊं की यात्रा पे आता है। एक बंदा कुमाऊं की यात्रा पे आता है और वो बंदा कौन होता है? वो होता है भैया सोमचंद। इस सोमचंद को जब यहां कुमाऊं की यात्रा में आते आते वीरमदेव से ये मिलता है, तो भैया वीरमदेव को ये लड़का पसंद आ जाता है और ये अपनी बेटी, ठीक है, ये अपनी बेटी का जो विवाह है, अपनी बेटी का विवाह करा देता है सोमचंद से। साथ ही साथ जो इसको दहेज स्वरूप ये देता है, वो देता है भैया क्या? ये देता है इसको यहाँ पे एक जमीन देता है, जिससे हम यहाँ पे वर्तमान में बोलते हैं क्या? जिसको हम बोल देते हैं यहाँ पे क्या? राजगंगा का किला, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या? दहेज में से देता है क्या? राजगंगा का किला, ठीक है, राजगंगा, समझ के चलते। देखिए राजगंगा एक जगह है चंपावत में, तो यहाँ पे जब वीरमदेव सेकंड अपनी बेटी का विवाह सोमचंद से कराता है तो दहेज स्वरूप उसको क्या देता है? राजगंगा वाली जगह दे देता है, ठीक है। ऐसा कौन बताते भैया? ऐसा बताते हैं हमारे बीडी पांडे। जब यहाँ पे दहेज इसको मिल जाता है राजगंगा वाली जगह की, तो ये क्या करता है भैया? समय के साथ साथ एक वंश की, नए वंश की यहाँ पे स्थापना करता है, जिसको हम जानते हैं किससे? चंद वंश से, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा भैया। अब समझ क्या दिक्कत ये है कि भैया अलग अलग सन में 3 अलग अलग लोगों की थ्योरी आ जाती है, तो भैया अब ये बात आती है कि भैया ऑथेंटिक कौन सी, कि आयोग किससे मानता है, बात ये आती है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण थ्योरी रहती है वो रहती है भैया बीडी पांडे की, ठीक है। किसकी? बीडी पांडे की, यानी बद्रीदत्त पांडे के द्वारा जो बताया गया कि भैया इलाहाबाद के झूसी से, झूसी नामक गांव से एक बंदा जो यहाँ पे कुमाऊं की यात्रा पे निकलता है और यहाँ पे जाके काली कुमाऊं में वीरमदेव सेकंड से मिलता है, इसकी बेटी का विवाह, जब इसको ये लड़का पसंद आता है तो अपनी बेटी का विवाह ये कर देता है। तो ये सारी थ्योरी जो है यहाँ पे आयोग क्या मानता है? ऑथेंटिक मानता है, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास राइट जो इंपॉर्टेंट थ्योरी हो जाती है वो होती है बीडी पांडे की, ठीक है जी। अब यहां पे जब इतना हो जाता है, एक नए वंश की स्थापना हो जाती है चंद वंश की।
अब यहाँ पे क्या होता है भैया, वीरमदेव, जब यहाँ पे वीरमदेव था, मैंने आपको समझाया अभी, यहाँ पे क्या होता है, वीरमदेव सेकंड होता है। यहाँ पे वीरमदेव सेकंड का एक यहाँ पे सामंत होता है, ठीक है, क्या होता है, सामंत होता है, ठीक है। पाली पछा वाले एरिया में क्या होता है, एक सामंत होता है जिसका नाम होता है भैया क्या, रावत राजा, ठीक है। सामंत क्या होता है, सामंत भैया राजा के अधीन राजा, यानी यहाँ पे ये एरिया तो पूरा कत्यूरी जो राजा था वीरमदेव सेकंड का ही था, ब्रह्मदेव सेकंड का ही था, लेकिन भैया यहाँ पे इस एरिया में इसने रावत राजा को बैठा दिया और इसने कहा भैया कि तू यहाँ का देख और जो भी कर होगा वो मुझे इतना % दे देना, उसे बोलते हैं सामंत, ठीक है, राजा के अधीन राजा। अब समझ के चलते हैं, तो भैया जब यहाँ पे रावत राजा था, अब उसे भैया पसंद नहीं आया कौन, सोमचंद। क्यों, क्योंकि भैया सोमचंद आया कहीं बाहर से और आके बैठ गया कहाँ, कुमाऊं के जो मेन जगह है यानी राजभूंगा वाली जगह पे, ठीक है। तो भैया ये पसंद नहीं आया किसको, रावत राजा को, तो भैया परेशानी किसे होगी, रावत राजा को, ठीक है। रावत राजा को यहाँ पे परेशानी हो चली है, तो रावत राजा क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, युद्ध कर लेता है किसके साथ, सोमचंद के साथ, ठीक है। तो भैया यहाँ पे इसको मिटा के चलता हूं, इतना आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि जो रावत राजा है इसको पसंद नहीं आता कौन, सोमचंद। क्यों, क्योंकि भैया बाहर से आया हुआ आदमी है और बैठ चला है कहां, ये राजभूंगा वाले एरिया में, ठीक है। अब तो भैया क्या होता है, रावत राजा क्या हो जाता है, रावत राजा भैया आक्रमण कर देता है सोमचंद पे, ठीक है, किस पे, सोमचंद पे। जब रावत राजा सोमचंद पे आक्रमण कर देता है तो यहाँ पे सोमचंद क्या कर देता भैया, इसको यहाँ पे हरा देता है, ठीक है। सोमचंद इसको यहाँ पे हरा देता है, मार देता है। साथ ही साथ जो सोमचंद का एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है, इसका सेनापति, ठीक है, इसका सेनापति सोमचंद का, जिसका नाम आता है हमारे पास कालू तड़ागी, ठीक है। तो ये कालू तड़ागी जो इसका सेनापति होता है सोमचंद का, ये भी यहाँ पे मारा जाता है, ठीक है, ये भी इस युद्ध में मारा जाता है। और जो युद्ध जो होता है, ठीक है, ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध को हम जानते हैं द्रोण का युद्ध, ठीक है, द्रोण का युद्ध या फिर इसी को ही बोला जाता है द्रोण का युद्ध, ठीक है। यहाँ पे जो जगह थी, यहाँ पे जो जगह थी भैया, यहाँ पे एक जगह पड़ती है द्रोण, उसी के नाम पे कह दिया गया कि ये युद्ध का जो नाम है वो कहा जाता है क्या, द्रोण का युद्ध इसे कह दिया जाता है, ठीक है। इस युद्ध में मैंने आपको बताया किन दो के बीच हुआ था, ये हुआ था भैया सामंत रावत राजा और सोमचंद के बीच हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि भैया रावत राजा को पसंद नहीं आया था सोमचंद, और क्यों पसंद नहीं आया था, क्योंकि भैया बाहर से आके गद्दी पे बैठ चला था सोमचंद, ठीक है। तो इस युद्ध का नतीजा क्या निकला भैया, जो सोमचंद है इसने रावत राजा को मार दिया और साथ ही साथ जो सोमचंद का बहुत महत्वपूर्ण सेनापति था कालू तड़ागी, वो भी यहाँ पे मारा गया, ठीक है जी। इस तरीके से क्या हो जाता है, यहाँ पे चंद्रवंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है भैया, चंद्रवंश की स्थापना यहाँ पे हो जाती है। ध्यान रखिएगा, तो चंद्रवंश की स्थापना करने वाला शासक कौन होता है, सोमचंद होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पे पहला राजा चंद्रवंश का, वो भी कौन होगा, सोमचंद होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा बदलाव देखने के लिए मिलता है, क्या कि भैया हर्षदेव जोशी, ठीक है, हर्षदेव जोशी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कुमाऊं का चाणक्य बोलते हैं। तो भैया हर्षदेव जोशी के अनुसार जो ये चंद्रवंश था, इसका प्रथम शासक कौन था, इसका प्रथम शासक था थोहर चंद, ठीक है, थोहर चंद। तो भैया हर्षदेव जोशी कहते हैं जो चंद्रवंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था भैया, वो था थोहर चंद। लेकिन अगर वंशावली के हिसाब से देखा जाए, जो थोहर चंद है भैया, ये आता हमारे पास 23वें नंबर का राजा, ठीक है। लेकिन हर्षदेव जोशी कहते हैं भैया ये क्या है, प्रथम है। लेकिन हमारा आयोग भैया इस बात को, यहाँ पे हर्षदेव जोशी की बात को नहीं मानता है, वो मानता भैया किसकी, बीडी पांडे की बात को। और क्या कहता है कि भैया जो संस्थापक है, जो पहला शासक है चंद्रवंश का, वो सोमचंद ही है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि भैया यहाँ पे कन्नौज पे चंद्रपाल का भाई जो है वो सोमचंद था, ये कहा था एटकिंसन ने 953 में, ठीक है। यहाँ पे जो कन्नौज आप अगर समझ पा रहे होंगे, तो अगर आप यहाँ पे प्राचीन इतिहास अगर पढ़ा होगा तो भैया आप समझ गए होंगे कि कन्नौज ये वही वाला है जहां पे हर्षवर्धन की बहन का विवाह हुआ था, ठीक है। हर्षवर्धन यहाँ पे थानेश्वर में रहा करता था और उसकी बहन का विवाह कन्नौज में हुआ था। तो ये वही कन्नौज है। और यहाँ पे जो राजा था चंद्रपाल, इसके भाई का, इसका एक भाई था, उसका नाम सोमचंद था, ऐसा कौन कहता है, एटकिंसन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कुछ थ्योरी आ जाती है। तो ये इस तरीके से हमारे पास चंद्रवंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। अब हो चलिए भैया चंद्रवंश की स्थापना, ठीक है। अब हो चलिए चंद्रवंश की स्थापना। अब थोड़ा सा देख के चलते हैं कि भैया चंद्रवंश की स्थापना के बाद जो सोमचंद है इसने क्या क्या किया, ठीक है।
तो जो हमारे पास जो चंद वंश जो है भैया, ये हमारे उत्तराखंड का पहला राजवंश है जिसके हमें लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं, लिखित प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक है, तो भैया थोड़ा सा देख के चलते हैं यहाँ पे कि भैया जो चंद वंश में जो हमारे पास सोमचंद है, इसने यहाँ पे क्या क्या बदलाव किया हमारे उत्तराखंड पे, या फिर क्या क्या बदलाव किया हमारे कुमाऊं पे। ठीक है, क्योंकि चंद वंश जब यहाँ पे चल रहा था हमारे कुमाऊं में, तो सेम गढ़वाल में चल रहा था पवार वंश। ठीक है, अब समझ के चलते भैया सोमचंद के यहाँ पे प्रशासनिक कार्यों की थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करके चलते हैं। ठीक है, क्या चर्चा करके चलते हैं, कहा मैंने सोमचंद के प्रशासनिक कार्य। ठीक है, प्रशासनिक कार्यों की चर्चा करके चलते हैं। ठीक है, यानी अपने राज्य को चलाने के लिए सोमचंद ने क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या नए निर्माण यहाँ पे किए, किस किस तरीके से उसने किया, इन सभी चीजों की हम यहाँ पे चर्चा करके चलते हैं। ठीक है, तो भैया बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे नाम आ जाता है एक, जिसे हम बोलते हैं क्या, चाराल व्यवस्था। ठीक है, क्या बोलते हैं, चाराल व्यवस्था। ठीक है, चाराल व्यवस्था आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। चाराल व्यवस्था क्या थी भैया, क्या हुआ देखिए, सोमचंद ने, मैंने आपको बताया भी भैया, यहाँ पे राजबुंगा जगह मिली थी दहेज में सोमचंद को, और जब सोमचंद ने भैया अपनी यहाँ पे नया वंश स्थापित कर दिया तो अपनी पहली राजधानी बनाएगा राजबुंगा को। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं भैया जो सोमचंद है या फिर चंद वंश की जो पहली राजधानी, प्रथम राजधानी थी, वो क्या थी, राजबुंगा थी। ठीक है, तो भैया ये हो गया हमारे पास राजबुंगा। ठीक है, कहाँ है, चंपावत में। ठीक है, राजबुंगा को भैया इसकी राजधानी है, प्रथम राजधानी है, अभी अभी नए वंश की स्थापना यहाँ पे कर रखी है। तो इसके साथ यहाँ पे क्या कर दिया इसने, चाराल व्यवस्था अपनाई। चाराल व्यवस्था का मतलब है इसने क्या कर दिया कि भैया इस किले के साथ, ठीक है, इस किले के चारों ओर इसने क्या कर दिया, इस किले के चारों ओर इसने यहाँ पे एक क्या कर दिया, चारों दिशाओं में इसने यहाँ पे क्या कर दिया, चार अलग अलग जाति के लोगों को यहाँ पे व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, समझ के चलते हैं। ठीक है, चार अलग अलग जाति के लोगों को यहाँ पे लगा दिया ताकि क्या हो सके, इसकी सुरक्षा की जा सके। समझ के चलते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो हमारे पास आ जाते भैया, वो आ जाते हैं बोरा। ठीक है, यहाँ पे इसने बोरा को लगा दिया, यहाँ पे इसने कार्की को लगा दिया। ठीक है, कार्की, तो यहाँ पे ऊपर जो था भैया बोरा जाति के लोगों को इसने लगा दिया कि भैया तुम यहाँ से रक्षा करोगे। ठीक है, यहाँ से किसको लगा दिया भैया, यहाँ से कार्की जाति के लोगों को लगा दिया कि तुम यहां से रक्षा करोगे। उसके बाद यहां पे लगा दिया भैया इसने तड़ागी। ठीक है, तड़ागी जाति के लोगों को लगा दिया इसने, और यहां पे लगा दिया इसने चौधरी। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपने किले की, अपने दुर्ग की रक्षा करने के लिए जो इसने यहाँ पे व्यवस्था अपनाई, उसे कहा गया चाराल व्यवस्था। ठीक है, जिस क्रम में चार जो जातियां थी, कौन कौन सी थी भैया, बोरा जाति, कार्की, तड़ागी और चौधरी जाति यहाँ पे हुआ करती थी। ठीक है, इसमें से जो कार्की थी भैया, ये इसको नियुक्त किया इसने, क्या, किलेदार। ठीक है, जो यहाँ पे कार्की जो जाति थी, इसने इसको क्या नियुक्त किया, यहाँ पे किलेदार नियुक्त किया। ठीक हो गया, तो ये भैया ठीक है सोमचंद की चाराल व्यवस्था, अक्सर एग्जाम में इससे पूछ लिया करता है। ठीक हो गया जी। अब थोड़ा सा समझ के चलते हैं, यहाँ पे अगला आ जाता हमारे पास, ठीक है, चौथानी व्यवस्था। एक नाम आपने और सुना होगा जिसे हम बोलते हैं क्या, चौथानी व्यवस्था। ठीक है, चाराल व्यवस्था आपके समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा देख के चलते हैं यहाँ पे कौन सी व्यवस्था, चौथानी व्यवस्था। ठीक है, चौथानी व्यवस्था, इसकी बात करके चलते हैं भैया क्या थी चौथानी व्यवस्था। ठीक है, चाराल व्यवस्था आप समझ गए। चाराल का मतलब क्या था कि भैया अपने राजभुंगा किले के चारों तरफ इसने क्या कर दिया, कुछ जाति के अलग विशेष जाति के लोगों को इसने यहाँ पे क्या कर दिया, भाई सुरक्षा की दृष्टि से लगा दिया था, उसे हमने कहा चाराल व्यवस्था। अब बात करके चलते हैं भाई चौथानी व्यवस्था क्या थी। देखिए, चौथानी व्यवस्था ये थी कि भैया इसने क्या कर दिया, देखिए इसने चार ब्राह्मणों के दल बनाए। ठीक है, इसने क्या किया, चार ब्राह्मणों के दल बनाए, यानी इसने चार दल बनाए जिसमें कौन थे, ब्राह्मण थे। अच्छा, इन चार ब्राह्मणों के दल के इसने विशेष कार्य सौंपे। समझिए चलते, इसने क्या किया, ब्राह्मणों के, ठीक है, ब्राह्मणों का दल बनाया। कितने बनाए, चार बनाए। समझ के चलते हैं कौन कौन से वो चार थे, समझ के चलते हैं इसको। ठीक है, चार ब्राह्मणों के दल बनाए, जिस क्रम में सबसे पहले हमारे पास थे मांडलिक। ठीक है, यहां पे कौन से थे, मांडलिक। ठीक है, मांडलिक ब्राह्मण यहाँ पे हुआ करते थे, जिसे हम यहाँ पे मांडलिया भी कहते हैं। ठीक है, मांडलिया भी इसे कहते हैं, या कहीं पे मांडलिक भी इसे लिखा जाता है। ठीक है, मांडलिया ब्राह्मण यहाँ पे थे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास थे भैया जोशी। ठीक है, जोशी ब्राह्मण यहाँ पे थे। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे थे देवलिया ब्राह्मण।
ठीक है, कौन से ब्राह्मण? देवलिया ब्राह्मण। और इसके साथ यहाँ पे जो हमारे पास चौथी साइड से थे वो थे भैया सेमल्टी के ब्राह्मण, ठीक है, सेमल्टी ब्राह्मण। समझ के चलते देखिए, जो हमारे पास चौथानी व्यवस्था है, सोमचंद ने क्या किया, इसमें ब्राह्मणों के 4 दल बनाए, ठीक है। एक तरफ जितने जोशी ब्राह्मण थे उनको एक साइड रख दिया, एक तरफ भैया मांडलिया जितने ब्राह्मण थे उनको रख दिया, और तीसरी तरफ भैया जितने सेमल्टी ब्राह्मण थे उनको एक तरफ रख दिया, और देवलिया जितने ब्राह्मण थे उनको एक तरफ रख दिया, ठीक है। अब समझ के चलते भैया इनको काम क्या क्या सौंपा इसने। इसमें जो हमारे पास जोशी ब्राह्मण है इसने कह दिया भैया तुम क्या हो, दीवान के पद पे रहोगे। किस पद पे रहोगे? दीवान के पद पे। किस पद पे रहोगे? दीवान के पद पर रहोगे। कौन रहेगा भैया? जोशी ब्राह्मण, ठीक है। ये क्या रहेंगे भैया? दीवान के पद पे रहेंगे। किसने कहा? सोमचंद ने, ठीक है। जो हमारे पास देवलिया जो ब्राह्मण है भैया इनसे कह दिया तुम क्या करोगे? पुजारी का काम करोगे। क्या काम करोगे भैया? पुजारी का काम करोगे। कौन करेगा? देवलिया ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद जो सेमल्टी के जो हमारे पास ब्राह्मण है इनसे कह दिया भैया तुम क्या करोगे? तुम होगे भैया जो हमारा दरबार है, ठीक है, जो हमारा दरबार है दरबार के राजगुरु रहोगे, ठीक है। क्या रहोगे? दरबार के राजगुरु रहोगे। कौन? सेमल्टी ब्राह्मण। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट बचता है मांडलिया ब्राह्मण, इनसे कह दिया भैया तुम क्या रहोगे? मंदिरों की देखरेख करने के लिए, ठीक है। किसके लिए? मंदिरों की देखरेख के लिए, ठीक है। देख रेख का तुम्हारा क्या रहेगा? काम रहेगा। तो ये इसने क्या किया? चौथानी व्यवस्था अपनाई, चाराल व्यवस्था तो इसने अपनाई, जिसमें अपने दुर्ग की रक्षा के लिए इसने चारों तरफ से क्या कर दिया? विशेष जाति के लोगों को नियुक्त किया। उसके साथ साथ चाराल व्यवस्था में इसने चौथानी व्यवस्था में क्या किया? इसने 4 ब्राह्मणों का अलग अलग दल बनाया, जिसमें क्या थे? जोशी थे, सेमल्टिया थे, देवलिया थे और मांडलिया थे, ठीक है। और इनको विशेष कार्य यहाँ पे सौंप दिए गए भैया कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हें ये चीजें इनकी व्यवस्था यहाँ पे करनी है, ये चीजें यहां पे देखनी है, ठीक है जी। ये हो गया क्या? ये हो गया भैया सोमचंद की चौथानी व्यवस्था, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे देख के चलते हैं। जो अगला हमारे पास यहां पे आ जाता है, अगला हमारे पास देखने के लिए मिलता है क्या? अच्छा, इनके ऊपर जो हमारे पास यहां पे जो ब्राह्मण जो थे इनके ऊपर किसके यहां पे नजर रहती थी? सबसे ऊपर हम जानते हैं राजा रहा करता था, यानी सबसे ऊपर कौन था? सोमचंद था। चाहे वो चौथानी व्यवस्था हो, चाहे वो चाराल व्यवस्था हो, तो इन सब के ऊपर कौन हुआ करता था? राजा हुआ करता था, ठीक है। अब यहां पे भैया चौथानी व्यवस्था हमने देख ली, चाराल व्यवस्था हमने देख ली, साथ ही साथ यहां पे क्या किया? सोमचंद ने एक ग्रामीण व्यवस्था अपनाई, ग्रामीण व्यवस्था, ठीक है, जिसे हम आज के समय में पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत कहां से हो गई थी? चंद वंश से हो गई थी। और किसने की थी? सोमचंद ने। पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि भैया जो पंचायती राज व्यवस्था इसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो इसकी शुरुआत मानी जाती है सोमचंद के, यानी चंद वंश के सोमचंद से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया? देखिए ग्रामीण व्यवस्था, तीसरा हमने देखा, पहले हमने देखा चौथानी व्यवस्था, चाराल व्यवस्था, अब हम देख के चलते भैया इसकी क्या? ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण व्यवस्था, ठीक है। क्या था ग्रामीण व्यवस्था? समझ के चलते। देखिए ग्रामीण व्यवस्था में क्या था? इसने क्या किया भैया? गांव, इसने क्या किया? यहाँ पे प्रत्येक गांव, देखिए जो हमारे पास उस समय जो हमारा उत्तराखंड था, राजभूंगा वाला जो क्षेत्र था, वो 5 भागों में विभक्त था, ठीक है। कितने भागों में विभक्त था? यहाँ पे 5 भागों में। इन 5 भागों का मतलब 5 तोक उस समय इन्हें बोला करता था, ठीक है। तोक इसे बोला करते थे, 5 तोकों में विभक्त था। और इन 5 तोकों में यानी 5 गांवों में क्या थे? अलग अलग क्या थे? यहाँ पे राजा रहा करते थे, ठीक है, सॉरी, अलग अलग क्या थे? यहाँ पे जाति के लोग रहा करते थे। जिस क्रम में सबसे पहले जो हमारे पास रहा करते थे भैया, वो रहा करते थे कठायत जाति के लोग, ठीक है, कठायत जाति के लोग रहा करते थे। दूसरा हमारे पास जो रहा करते थे वो रहा करते थे भैया ढेक जाति के लोग, कठायत या इसी को हम करायत भी बोलते थे, ठीक है। उस समय पे करायत या कठायत जाति के लोग, दूसरा ढेक जाति के लोग, तीसरा हमारे पास देव जाति के लोग रहा करते थे, चौथा हमारे पास फर्तयाल जाति के लोग रहा करते थे, ठीक है, फर्तयाल जाति के लोग रहा करते थे। उसके बाद जो अगला हमारे पास रहते थे भैया, वो रहते थे यहाँ पे कौन? मेहरा जाति के लोग, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 5 जातियों में विभक्त था पूरा गांव, ठीक है। तो मैंने क्या कहा भैया? 5 गांव क्या थे? यहाँ पे 5 गांव थे जिसमें विभिन्न विभिन्न जातियों के लोग यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है।
अब भैया समस्या ये थी कि भैया जब पंचायती राज व्यवस्था यानी ग्रामीण व्यवस्था जब अपनाएगी सोमचंद के द्वारा, तो भैया इनसे यहाँ पे कर भी लेना होगा। तो इनसे कर लेने के लिए क्या किया इसने, देखिए इससे कर लेने के लिए क्या किया इनने, हर एक गांव से, यहाँ से भैया जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, जो सबसे बूढ़ा था, इसको इसने नियुक्त किया। यहाँ से भी जो बूढ़ा था इसको इसने नियुक्त किया, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी प्रत्येक गांव से इसने एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति को इसने नियुक्त किया, जिसे क्या कहा गया भैया, जिसे कहा गया क्या, सयाना। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, सयाना कहा गया। अब भैया इसका काम क्या था, इसका काम यह था कि भैया जो यहाँ का जो सयाना है कठायत गांव का या फिर करायत गांव का, ये क्या करेगा, इस गांव के लोगों से कर लेके सोमचंद को पहुंचाएगा। जो दूसरा हमारे पास ढेक राजा है, जो ढेक जो जाति का सयाना है, ये क्या करेगा, ये भैया इस गांव से जो कर लेके कहां पहुंचाएगा, सोमचंद को पहुंचाएगा। देव जाति का जो सयाना है यहां से लेके कर सोमचंद को पहुंचाएगा। वैसी फरतेयाल जाति और मेहरा जाति के जो सयाने हैं यहाँ पे, ये क्या करेंगे, यहां से कर लेके सोमचंद को पहुंचाएंगे। ठीक है, तो भैया ये नियुक्ति क्या किसने, सोमचंद ने। अब हुआ क्या, एक बार क्या होता है भैया, यहाँ पे इस कर लेने के लिए, ठीक है, इन गांव से कर लेने के लिए क्या हो जाता है भैया, कठायत लोग ये पूरे गांव क्या कर लेते हैं, आपस में भैया एक सौदा मशवरा कर लेते हैं कि भैया हम क्या करेंगे, जो ये सयाने, ठीक है, एक सयाने यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक, यानी 5 जो सयाने, हम क्या करते हैं भैया, इनको यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी हमसे कर लेने आएगा तो हम क्या कर देंगे भैया, इनको यहाँ पे मार देंगे। ठीक है, ऐसा कौन करता है भैया, ऐसा ये जो 5 तोक हैं, जो 5 गांव हैं, ये मिलके आपस में डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कर लेने ये जाते हैं तो भाई इनके क्या कर दिया जाता है, सर काट दिया जाता है। किनका, इन 5 सयानों का क्या कर दिया जाता है, सर काट दिया जाता है। और उस सर को भैया एक जगह पे गड्ढा खोद के दफना दिया जाता है, जिसे हम वर्तमान में जानते हैं किस नाम से, बुढ़ चौराहा नाम से हम जानते हैं। ठीक है, बुढ़ चौराहा नाम से जिसे हम वर्तमान में जानते हैं। और ये कहाँ है भैया, ये हमारे पास कहाँ, चंपावत वाले एरिया में। ठीक हो गया, कहाँ है, कहाँ मैंने, चंपावत वाले एरिया में। कहाँ है बुढ़ चौराहा, चंपावत में। ठीक है, क्या है बुढ़ चौराहा, जहां पे क्या हुआ था, सोमचंद द्वारा नियुक्त 5 सयानों का सर काट के क्या कर दिया, गांव की जनता ने क्या कर दिया, एक गड्ढा कब के एक जगह पे वहां पे दफना दिया। और वहां पे क्या कर दिया भैया, उस चौराहे को वर्तमान में जाना जाता है बुढ़ चौराहे के नाम से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले बात की भैया किस तरीके से सोमचंद आया, या फिर जो हमारे पास चंद वंश है उसकी स्थापना से पहले कुमाऊं की स्थिति क्या थी, जिसमें हमने कहा भैया बाद कत्यूरी शासन से हमने बात की थी, उसका अंतिम शासक जो हमारे पास था ब्रह्मदेव, उससे हमने यहाँ पे बात की थी। उसके बाद हमने भैया बात की किस तरीके से कत्यूरी शासन का यहाँ पे पतन हुआ, और जो चंद वंश के सोमचंद को लेके यहाँ पे 3 थ्योरियां हमने देखी थी। ठीक है, एटकिंसन की हमने देखी थी यहाँ पे, और बीडी पांडे की हमने यहाँ पे देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 थ्योरी हमने देखी थी, और हमने कहा था भैया इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम के लिए वो होती है बीडी पांडे की। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि भैया जो सोमचंद है ये इलाहाबाद के झूसी नामक गांव से कुमाऊं की यात्रा पे आता है, और भैया जो कुमाऊं पे उस समय चंद जो कत्यूरी शासक था ब्रह्मदेव सेकंड, उसको क्या आ जाता है, सोमचंद पसंद आ जाता है, और वो अपनी बेटी का विवाह किससे करता है, सोमचंद से कर देता है। दहेज स्वरूप उसको क्या दे देता है, यहाँ पे राजबुंगा जगह दे देता है, जो कहाँ होती है, चंपावत में होती है। तो इसी के साथ क्या होता है, सोमचंद वहां पे रहने लग जाता है, और वहां पे एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे हम चंद वंश के नाम से जानते हैं। और मैंने आपसे कहा जो चंद वंश है ये पहला ऐसा वंश है हमारे उत्तराखंड का जहां क्या होता है, हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी चंद वंश के साथ साथ हमारे उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास भी शुरू हो जाता है। ठीक है, इससे पहले का जो हम इतिहास देखते हो, प्राचीन इतिहास देखते हैं, उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, जिसमें हम यहाँ पे कत्यूर वंश हमने देखा, कोइंद वंश हमने देखा, उत्तराखंड की प्राचीन प्रजातियां जो कोल गिरात खस है उनको हम पढ़ते हैं। और जो चंद वंश है यहां से हम क्या करते हैं, हम यहां से हम उत्तराखंड का जो मध्यकालीन इतिहास है इसको हम यहां पे मान लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चंद वंश के साथ साथ क्या हो जाता है, उत्तराखंड का जो मध्यकालीन इतिहास है उसकी भी शुरुआत यहां पे हो जाती है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि भैया यहाँ पे रावत राजा को पसंद नहीं आया सोमचंद, इसने क्या कर दिया, यहाँ पे आक्रमण किया, और सोमचंद का एक महत्वपूर्ण सेनापति कालूतड़ागी यहाँ पे क्या होता है, मारा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भैया, सोमचंद यहाँ पे एक व्यवस्था अपनाता है, चाराल व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद चौथानी व्यवस्था हमने बात करके चली, फिर हमने कहा भैया ग्रामीण व्यवस्था की हमने यहाँ पे बात करके चले थे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक इसके बाद अगले राजा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।